नमस्कार मित्रों, मैं राजेश आसुदानी रकीब नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद आसुदानी आपसे मुखातिब हूँ। आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं नए एपिसोड में थ्रू लिटरेरी लेंस के। जी विनोद हाँ। जी, आज क्या है आपके पास? बिल्कुल, लास्ट टाइम हमने एक गज़ल पर चर्चा की थी जी। और आज हम लाए हैं एक कहानी। अच्छा। और ये कहानी बिल्कुल अलग तरह की कहानी है हम्म। और बिल्कुल आप अगर पढ़ना चाहें तो बस पढ़ते ही रह जाएंगे। और जी। इस कहानी की विशेषता ये है कि ये कहानी पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि मानो एक कविता हो। हाँ, प्रोज इस तरह का गद्य है जो पद्यात्मक है, पोएटिक Poetic प्रोज prose है, है। बिल्कुल। और होता यह है कि कविता जो होती है वो अस्पष्ट होती है, धुंधली होती है जी। और उसमें भावना का पुट अधिक होता है और चिंतन अधिक होता है, घटनाएं कम होती हैं और ये सारी विशेषताएं इस कहानी में मौजूद हैं। मैं तो कहूँगा इस कहानी की घटना ही कविता है, काव्यात्मक घटना है इस कहानी की। और जो शब्द प्रयोग किया है लेखक ने, वो भी ऐसा लगता है कि बहुत ही काव्यमय है। और जी। ये शब्द जो हैं वो सारगर्भित हैं, अर्थपूर्ण हैं और कई तहों पर, कई लेवल्स पर ये शब्द अपना अर्थ छोड़ते चलते हैं। बस ज़रूरत है कि आपका अभ्यास कितना है, आपकी समझ कितनी है, आपके इमोशन की शिद्दत कितनी है, उतना गहराई में आप इस कहानी के शब्दों में उतर सकते हैं। पर ये कहानी है कौन सी विनोद जी? जी, ये कहानी है वर्तमान में जो बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं, या ऐसा कहें कि बहुत ही जिनका लेखन सिर्फ सिंपल लेखन नहीं है बल्कि जिंदगी से वाबस्ता है, सारगर्भित कहानियां लिखते हैं और बहुत ही चिंतनशील लेखक हैं जिनका नाम है प्रेमवत। प्रियमवत। उन पर हमने पहले भी बात की है कुछ कहानियों पर, और आज जो उनकी कहानी है वो है मायावी। जी, मायावी। जी। आप इसके शीर्षक से ही सोचेंगे कुछ रहस्य है। और प्रियवंत जी स्त्री पुरुष के प्रेम संबंधों को जिस तरीके से और जिस कोण से, जिस दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं, उन वे अपने आप में बिल्कुल अद्भुत हैं। बिल्कुल, स्त्री पुरुष का प्रेम तो उनका एक बहुत प्रिय विषय है। कई सारी कहानियां उनकी इसके इर्द गिर्द बनी हुई हैं। और लेकिन जो प्रेम कहानियां होती हैं इनसे ये बिल्कुल भिन्न है। बिल्कुल भिन्न है, ये टिपिकल लव स्टोरी नहीं है। जी नहीं, ये स्त्री और पुरुष पात्र के हृदय के अंतरतम तक उतर जाते हैं और उस अंतरतम में जो वलवले उठते हैं, जिस प्रकार की भावनाएं, एहसास, ख्यालात होते हैं, उनको शब्दबद्ध करके कहानी बुनते हैं। ये अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। और जो प्रेम, कहने को तो ढाई आखर का शब्द है विनोद जी, प्रेम। पर इसकी जो प्रतीति है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग किया करते हैं। खास करके पुरुष इसको किस तरह समझते हैं, किस तरह आत्मसात करते हैं, और स्त्री इसको किस तरह से आत्मसात करती है, ये नितांत भिन्न भिन्न बातें हैं। और इन्हीं तहों में प्रियमवत जी उतर जाते हैं अपनी कहानी कहते कहते। मैंने कहीं पढ़ा था कि जितनी जटिलता और जितना रहस्य स्त्री पुरुष के प्रेम संबंधों में होता है, शायद उतना कहीं और नहीं पाया जाता। बिल्कुल, और ये बात सही है। यहाँ तो एक से दो व्यक्ति, अपने आप में एक व्यक्ति ही बहुत रहस्यात्मक होता है, लेकिन यहाँ तो दो व्यक्ति और दो अलग अलग लिंगों के, स्त्री और पुरुष, और वो आपस में जुड़े हों, आपस में प्रेम हो, तो किस तरह से उस प्रेम को अनुभव करते हैं। और एक तो दोनों किस प्रकार से प्रेम को अनुभव करते हैं, दूसरा दोनों किस दृष्टि से उस प्रेम को देखते हैं, और तीसरा उस प्रेम को अपने जीवन में क्या स्थान देते हैं। बिल्कुल, ये नितांत भिन्न भिन्न बातें हैं। और वैसे तो हर इंसान एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन स्त्री और पुरुष की भिन्नता में एक लैंगिकता भी समाविष्ट है। और ये एक्सप्लोर करना, इसका अन्वेषण करना, ये प्रियमवत जी की कहानियों ने किया है। और इस कहानी में केवल दो ही पात्र हैं, एक मैं और एक वह। और देखिए यहाँ पर दोनों के नाम नहीं आते, नहीं है। और इससे इसकी सार्वभौमिकता बढ़ जाती है। किसी विशिष्ट व्यक्तियों को न होकर के वह यहाँ स्त्री का प्रतीक बन जाती है और मैं एक पुरुष बन जाता है। तो एक इस प्रकार से स्त्री और पुरुष के बीच का एक संवाद है, एक संबंध है, और उस संबंध की कलात्मक विवेचना इस कहानी के अंतर्गत हमें दिखाई देती है। बिल्कुल। और जैसे शुरुआत होती है इस कहानी की, जी। तो बात ये है कि प्रेम के बाद, मतलब
पूरी तरह शारीरिक रूप से संभोग के पश्चात वो जो स्त्री है, लड़की है, वो विलाप करती है और हमेशा ऐसा करती है, हमेशा ऐसा करती है। तो ये जो बात है, यहाँ से ये बात शुरू होती है। इसका बड़ा अच्छा वर्णन किया है प्रेमवत जी ने। हमने तो बस कह दिया कि विलाप करती है प्रेम के बाद, लेकिन जब आप ये कहानी शुरू में पढ़ेंगे तो शुरू की कुछ पंक्तियां, कुछ पेज जो हैं, आप वो उसमें आप ऐसे अनुभव करेंगे कि ये कुछ विचित्र और बड़ी रहस्यमय ढंग से हो रही रहस्यमय घटना है ये। और जो पुरुष पात्र है वो कहता है कि वो विलाप क्यों करती है, शायद वो उसको तृप्त नहीं कर पाता। पहले तो ये ख्याल आता है कि मैं शायद उसको तृप्त नहीं कर पाता हूं और इसलिए वो विलाप करती है। फिर उसको लगता है नहीं, ये बात नहीं है। जब वो काम में तृप्ति पा भी लेती है, उसके पश्चात भी विलाप करती है। अब ये क्यों करती है? तो ये जो है, फिर वो मनोमंथन करता है पुरुष और पाता है कि शायद बचपन की जो डर, गरीबी, शोषण और अतृप्त इच्छाएं हैं उसकी, उन्होंने उसको इस तरह का जीवन जीना सिखा दिया है कि वो चीजों में डूब कर नहीं, बल्कि चीजों के अंतराल में, वस्तुओं के अंतराल में जीती है। ये बहुत बड़ी बात है कि दो सपनों का अंतराल, दो आंसुओं का अंतराल, सुख और दुख का अंतराल, और उस अंतराल में उसके पास स्मृति, इच्छा, प्रार्थना आदि कुछ नहीं है। तो किसी भी चीजों के अंतराल में जीना, ये अपने आप में एक नई संकल्पना है, जिसको समझने के लिए हमें अपने मस्तिष्क पर थोड़ा जोर डालना पड़ता है कि किसी चीज में डूबकर जीना, किसी जज्बात में डूबकर जीना, किसी ख्यालात में डूबकर जीना, प्रेम में डूबकर जीना, आध्यात्म में डूबकर जीना, यहाँ तो समझ में आता है। किंतु दो चीजों के अंतराल में जीना, ना तो जो छूट गया उसकी कोई स्मृति साथ है, और ना जो कुछ आने वाला है उसकी अपेक्षा से ही कोई इंसान व्यतीत होता है। तो इस प्रकार से एक निर्लिप्त भाव से अंतराल में जीने का अभ्यास इस स्त्री पात्र को हो चुका है। और ये बाद में हमको उसके तीसरे परिशिष्ट में ज्यादा अच्छे से पता और चलता है। लेकिन एक तो ये बात कि अंतराल में जीने वाली जी। और दूसरी बात, स्त्री और पुरुष के प्रेम के जो नजरिया है जी, उसमें जो भिन्नता है उस पर भी पुरुष पात्र प्रकाश डालता है जी। पर उससे पहले विनोद जी, मैं एक और चीज कहूंगा कि विलाप के पश्चात उसका चेहरा बदल जाता है। बिल्कुल, बड़ी निष्ठा और संकल्प युक्त चेहरा, आभा युक्त चेहरा हो जाता है, जिसके सामने पुरुष पात्र अपने आप को बड़ा हीन, गौण समझता है, छोटा समझता है, और वो कहता है कि मुझे उसके सामने छोटा होने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा ही चाहता हूं कि उसका इतना जो परिवर्तन है, पहले प्रेम, फिर विलाप, और विलाप के पश्चात जो दमकता की स्थिति है, जो परमानंद की स्थिति है, जिसको कह सकते हैं हम लोग, तो वो उसके चेहरे से झलकती है कि जैसे प्रेम को उसने आत्मसात कर लिया हो, उस अनुभूति को आत्मसात कर लिया हो, और वो आभा उसके चेहरे पर प्रदर्शित हो जाती है। और वो कहता है कि ये आत्मा जो है उसकी वरना तो दुनिया से दबी रहती है, लेकिन प्रेम, विलाप और इसके पश्चात वो पूरी तरह से अपनी प्राकृतिक सौंदर्य में उसकी आंखों में प्रतिबिंबित होती है उसकी आत्मा। जी बिल्कुल। तो और फिर जो इनका दृष्टिकोण है प्रेम के प्रति, अब दोनों का ये बड़ी विचित्र बात है इस कहानी, बड़ी अनोखी और अच्छी बात है कि दोनों पात्रों का, पुरुष पात्र का और स्त्री पात्र का जो प्रेम संबंधी दृष्टिकोण है वो नितांत भिन्न है, और इसको पुरुष पात्र ने अपने शब्दों में यहाँ वर्णित किया है। और ये एक बात हमें ख्याल रखनी है कि यहाँ पुरुष न केवल अपने नजरिए की बात करता है, बल्कि अपनी स्त्री मित्र के नजरिए की भी बात करता है। हालांकि वो स्त्री पात्र कुछ नहीं कहती, तो उसका नजरिया, उसका दृष्टिकोण प्रेम के प्रति एक्चुअली क्या है ये हमें पता नहीं चलता। सिर्फ हम लोग वी अंडरस्टैंड हर थ्रू द आईज ऑफ द मेल। तो लेखक ने अपने पुरुष पात्र द्वारा स्त्री के प्रेम संबंधी दृष्टिकोण का भी यहाँ निरूपित किया है, जो कि मैं देखिए, पुरुष लेखकों की ये सीमा तो है जी। जब हम स्त्री लेखकों की सीमा की बात करते हैं तो यही पुरुष लेखकों की सीमा है कि वे पुरुष नजरिए से ही स्त्री नजरिए को निरूपित कर सकते हैं। यहाँ स्त्री लेखकों को चाहिए कि इस तरह की कहानियां लिखें कि उनका दृष्टिकोण कैसा जो है, तो वो ऑथेंटिसिटी आ पाएगी शायद। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये कहता है कि मेरा जो दैहिक अनुभव है प्रेम का, इसके आगे प्रेम कुछ अगर है तो अनिश्चित है, तो ईश्वर जैसा अमूर्त है, और उसमें मेरा कोई विश्वास नहीं है, खास कोई विश्वास नहीं है। मेरा तो दैहिक है, और लेकिन इसका जो स्त्री पात्र का है उसके लिए दो खांचों में उसने बांट रखा है, एक आत्मिक जो कि उसके लिए संपूर्ण है, सर्वस्व है, और दूसरा दैहिक जो उसके लिए तुच्छ और गंदा है शुरू में। और लेकिन ये इसका वो कहता है कि इसका जो विश्वास है प्रेम में, वो ईश्वर के विश्वास के समान ही है। उसके लिए प्रेम ईश्वर की तरह अंतिम सत्य है जी। और कहता है कि मेरे लिए शायद ऐसा नहीं है, मैं सोचने के बावजूद भी इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाया
कि सही में मुझे प्रेम है क्या, Yeah. अगर प्रेम है तो फिर कैसा है वो प्रेम। इतना जरूर है कि मैं उसके कल्याण की कामना करता हूँ। याद आती है उसकी हमेशा, और उसको जाती है तो शून्यता प्रतीत होती है, उदासी लगती है, ये सब ठीक है, लेकिन क्या ये वास्तव प्रेम में ही है? अच्छा, और स्त्री को वो दैहिक प्रेम की ओर प्रवृत्त करने के लिए बड़े बड़े शब्द जाल भी बुनता है। जी विनोद जी, बिल्कुल, है ना? और वो कहते हैं कि उस शब्द जालों में वो आ भी जाती है। क्योंकि उसने बताया कि भाई दैहिक प्रेम कोई अपवित्र नहीं है, क्योंकि सारे देवता भी इसे करते हैं, और जो है ये समग्रता का प्रतीक है प्रेम की, होलिस्टिक। तो वो इस बात को युग्म शब्द उसे जो है वो क्लिक हो जाता है स्त्री पात्र को, और वो फिर काम क्रीड़ा में किसी तरह का दुविधा अनुभव नहीं करती है। अब जब तीसरा खंड कहानी का आता है जी, तब एक बहुत ही अलग जी बात प्रियवन जी कह रहे हैं। हाँ, अब ये बात स्त्री कहती है, किंतु यहाँ हमको पुरुष के मुंह से वो बातें सुनने को मिलती है, वो सीधा सीधा नहीं कहती। जी, अब वो उसके लिए प्रेम क्या है, यानी सीधे शब्दों में कहें कि स्त्री पात्र के लिए ये जो प्रेम करने आती है या प्रेम करती है, ये प्रेम है क्या उसके लिए, उसका वर्णन यहाँ पर हमको दिखाई देता है। जैसे विनोद जी यूं कहें कि जैसे दैहिक रूप से पुरुष स्त्री को भोगता है जी, तो मानसिक रूप से स्त्री पुरुष को भोगती है। बिल्कुल। अब ये कहाँ तक सही है तो वो तो लेखक स्वयं बता सकते हैं, और लेकिन हम जहां तक समझ पाते हैं तो वो एक बचपन की कहानी, बचपन की अपनी घटना बताती हैं। हाँ, कि जब वो 8 साल की थी तो उसे लाश बना के सुलाती थी भिक्षा मांगने के लिए। और एक दिन जब तबीयत खराब थी तो वो नहीं बन पा रही थी लाश, तो उसने अफीम चटा दी माँ ने, और अफीम चटाने के बाद वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गई और दूसरी दुनिया में पहुंच गई। हाँ, दूसरी दुनिया में पहुंच गई। वहां ना दुखता ना सुखता ना कोई किसी की चिंता थी, तो उससे उस दुनिया की प्रतीति उस छोटी अवस्था में अफीम के नशे में आ गई थी। और ये जो रूपक है अफीम का, ये जो है तो उसने प्रेम पर आरोपित कर दिया, आरूढ़ कर दिया, और जब उससे पुरुष पात्र के संपर्क में आई और लगा के प्रेम हो गया, तो ये तो प्रेम भी मेरे लिए अफीम बन सकता है। यानी फिर वो कहती है कि यदि इंसान किसी भी तरह एक अपनी दूसरी दुनिया बना ले, जिस दुनिया में इस दुनिया का कोई प्रभाव ना पड़े, इस दुनिया से बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल जहां पर कोई तकलीफ ना हो, तो फिर इंसान जी सकता है। और प्रेम भी एक नई दुनिया के निर्माण का सूत्र है। और जैसा विनोद जी मार्क्स ने कहा कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल, सो कैन वी से दैट लव इज द ओपियम? या लव इज द ओपियम ऑफ द पर्सन। अफीम है, मतलब व्यक्तिगत स्तर पर, जैसे यहाँ पर ये ख्याल रखना है कि व्यक्तिगत स्तर की बात हो रही है, और इस पुरुष के प्रेम को अफीम की तरह बना लेती है और कहती है जब मुझे इसके बड़े डोज की आवश्यकता होती है तब मैं यहाँ आ जाती हूँ। और इसके आगे भी कहती है कि तुम क्या कहते, मैं तुमसे इसके लिए मुझे तुम्हारे प्रेम की भी आवश्यकता नहीं है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, इतना पर्याप्त है। तुम रहो या ना रहो, आज मर भी जाओ, हाँ, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये वो स्तर है विनोद जी की, जब वही बात है कि जब ईश्वर से व्यक्ति प्रेम करे तो ईश्वर का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता, उसके लिए ईश्वर है। तो उसी तरह के प्रेम अगर इस स्तर पर पहुंच जाए, अफीम इस स्तर पर पहुंच जाए, तो वो प्रेम जिससे किया जाता है उसका अस्तित्व भी मायने नहीं रखता। ये थोड़ा एक्सट्रीम ये एक अप्रोच है। यानी मैं ये कहूँगा कि पाठक अब तक तो जो अनुभव या अब तक तो जो इमोशंस थे उसको समझ पा रहा था, यहाँ आते आते ये इमोशंस हमारे हाथों से छूटने लगता है कि जिसे आप प्रेम करते हैं अगर वो नहीं भी हो तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं प्रेम करता हूँ या मैं करती हूँ किसी से। देखिए, वो आपसे प्रेम न करे यहाँ तक तो बात फिर भी समझ में आ जाए जी, लेकिन उसका अस्तित्व हो या ना हो, तो ये एक पराकाष्ठा है प्रेम की, या एक अलग लेवल है, एक अलग दृष्टिकोण है। तो यही प्रेमवंत जी की खास बात है कि वो प्रेम को साधारण खांचों से, साधारण व्याख्याओं से बाहर निकल करके प्रेम के ऐसे आयामों को अपनी कहानियों के अंतर्गत छूते हैं जिसकी तरफ साधारण पाठक या समालोचकों का भी ध्यान नहीं जाता है। और वैसे मैं विनोद जी कहूं कि लैंगिकता से हटकर भी जो दो यहाँ स्वरूप दिए गए हैं प्रेम के, या तीन रैदर मैं कहूं, एक तो दैहिक जिसमें ये कहा कि पुरुष भोगता है स्त्री को, पर स्त्री भी भोगती है पुरुष को दैहिक रूप से, दोनों संभोग कहा जाता है। दूसरा जो अफीम वाला, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी प्रेम एक नशा ही है, एक इमोशनल इंटॉक्सिकेशन दोनों के लिए है, वो स्त्री के लिए भी है प्रेम। और तीसरा जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, जो इस स्तर पर पहुंच जाए कि वो प्रेमिका या प्रेमिका का अस्तित्व हो या ना हो, इससे भी जब अंतर ना पड़े, तो ये
थोड़ा सा ये प्रियमवद जी ने जो सामने रखी है बात, ये तीनों स्वरूप भिन्न भिन्न हैं प्रेम के, ऐसा मुझे लगता है। और इसके अलावा ये तो जी। विषय वस्तु की बात हुई, जी। इसके अलावा इसकी जो शैली है या जी, इसका जो शैली। शब्द प्रयोग अच्छा, है, शब्द शैली ये से बहुत पहले विनोद अद्भुत जी, है। एक चीज मैं कहूँ थीमेटिकली, एक चीज और यहाँ हमको ध्यान रखनी होगी स्त्री पात्र के लिए कम से कम, वो प्रेम से इतनी परिपूर्ण है, जी। प्रेम से इतनी ओतप्रोत है कि उसका वो प्रेम छलके बिना नहीं रह सकता। जैसा हमें 2 घटनाओं में पता चलता है कि जब वो पैसे बांट देती है ताजिए के लिए, चाहे मैं किसी मजहब की नहीं हूँ, मैं सब मजहबों की हूँ, या फिर वो बच्चा झूला चाहता है तो उसके 20 के 20 दोस्तों को बुलाकर वो झूला झूला देती है, सारे पैसे उनको दे देती है। तो वो इतनी छलक रहा है प्रेम, तो इस अवस्था में पहुंचना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और जी, मजे की बिल्कुल। बात, एक और इमेज आप देखेंगे इसके शुरू दूसरे परिच्छेद में इस कहानी के, जैसे प्रेम होता है अलग अलग, तो यहाँ जब वो विलाप करती है प्रेम के पश्चात, तो पुरुष पात्र उसकी आंखों को मुंह में भर लेता है, उसको वो जो है ना, वो करुणा जल है। करुणा जल पी लेता है, करुणा जल। तो तेरी आंख के आंसू पी जाऊं, ऐसी मेरी तकदीर कहाँ। हाँ। तो यहाँ तो ऐसी तकदीर है इस जी, पुरुष जी, पात्र बिल्कुल। की, है ना। हाँ, और बहुत जी। सारे वाक्य जो है वो ऐसे लगते हैं कि अपने आप में संपूर्ण है, बिल्कुल। यानी वो कहानियों से बाहर निकाल करके भी बिल्कुल। यदि उसको पढ़ा जाए तो दे रीड लाइक प्रोवर्ब्स और इडियम्स। जैसे वो किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं देती जिसके दोनों सिरे जिंदगी से न जुड़े हों। हाँ, बिल्कुल। तो अपने आप में कितनी बड़ी बात है। या किसी विकृत आदर्श के प्रति सम्मोहित हो उसके पीछे न चल पड़ो। मैं उसके पीछे, इससे पहले कि मैं उसके पीछे चल पड़ूं। तो ये बहुत ही गहराई के साथ, बहुत ही एक चिंतन के साथ ये वाक्य आते हैं और बहुत कुछ कहते हैं। मतलब आप उसको सोचते जाइए, परत दर परत उसमें से अर्थबोध खुलते चलते जाएंगे और आपको आनंद आएगा, मजा आएगा। तो साहित्य का एक अद्भुत नमूना ये कहानी है। और बिल्कुल बरसात में भीगता शहर तो प्रियमवद का प्रिय रहा जी, है बिल्कुल। हमेशा। बरसात तो उनके जी। प्रिय प्रतीकों में से एक है। प्रतीकों से। तो उनकी बहुत सारी कहानियों में और प्रेम कहानियों में बिल्कुल। बरसात पड़ती है, तो बरसात का भी अपना एक अलग प्रतीकात्मक महत्व है और कहानी के शैली में उसका बढ़ोतरी हो जाती है, एक सुंदर बन जाती है शैली भी। तो शब्द प्रयोग, शैली, विषय वस्तु और इसका फलसफा जी। दर्शन की दृष्टि से देखें जी। और अनुभूतियों की दृष्टि से देखें तो हर स्तर पर यह कहानी बहुत ही सफल कहानी, सुंदर कहानी, आकर्षक कहानी और साहित्यिक मयार वाली कहानी, ऐसा हम लोग इस कहानी के बारे में कह सकते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों बताइएगा, पढ़िएगा ये कहानी, जी, इंटरनेट बिल्कुल। पे उपलब्ध है, समालोचन वेबसाइट पे उपलब्ध है ये कहानी। जी, जी। आप पढ़िए। और ये आपका सोचिए। हमारा चिंतन, हमारा ये समालोचना इस कहानी की आपको कैसे लगी, आपके अभिप्रायों का हमें इंतजार रहता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।